हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी टैंक। आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच की क्लास नंबर 10 आरबीआई। आरबीआई सारे बैंक्स का बॉस क्यों है वो आज हम समझ जाएंगे। इसे सेंट्रल बैंक क्यों कहते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, अगर देश में इन्फ्लेशन हो जाता है तो आरबीआई क्या रोल प्ले करता है, अगर रिसेशन आ जाता है तो क्या रोल प्ले किया जाता है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छे तरीके से इसको फॉलो करना। आपको बाद में रिवाइज करना हो तो इसका टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लोगे। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ताकि आप इन्हें यहाँ से पढ़ने के बाद खुद से रिवाइज करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरबीआई क्या है। आरबीआई की फुल फॉर्म सबको पता होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये नाम हमने सुना है, लेकिन हम आसपास जब कभी देखते हैं तो हम अलग अलग बैंक देखते हैं। आपके घर के आसपास हो सकता है एसबीआई बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एचडीएफसी हो। ये सारे बैंक हमने आसपास देखे हैं। कभी आप बैंक में डिपॉजिट करने गए होगे या लोन के लिए, किसी भी काम से, एटीएम से कैश निकालने के लिए, कहीं पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक नहीं दिखता है। हमें और बैंक जरूर दिखते हैं। तो क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जब इतने सारे छोटे छोटे से बैंक्स हैं ना, इन सबको जो रेगुलेट कर रहा है, इन सब के ऊपर जो नज़र रख रहा है, वो कौन है? वो है आरबीआई, इन सब का रेगुलेटर। अब ये रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब भी तो बड़े बच्चे हैं, अब इन पे क्या नज़र रखनी है। लेकिन इनको ज़रूरत होती है। क्यों होती है आप समझो। आपके स्कूल में, आपने जब स्कूल पढ़ते होगे या कॉलेज गए होगे, जैसे एक प्रिंसिपल होते हैं पूरे स्कूल को सुपरवाइज करते हैं, वैसे ही आरबीआई जो है वो पूरे बैंकिंग प्लस मॉनेटरी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी सर्विसेज या सिस्टम पे एक तरीके से सुपरविजन करते हैं, सेंट्रल का रोल प्ले करते हैं। क्यों क्यों करा जाता है? आरबीआई खुद क्यों एक कमर्शियल बैंक की तरह वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आरबीआई में जाकर आप कभी भी सेविंग्स नहीं करोगे। आपने कभी कहा है मैं आरबीआई जा रहा हूँ अपना पैसा जमा कराने? नहीं, ये खुद में एक कमर्शियल बैंक नहीं है। ये कोई लोन हमें नहीं प्रोवाइड कर सकते। हम जाकर ये नहीं बोल सकते मेरा पैसा जमा कर लो प्लीज़। या कमर्शियल बैंक नहीं है। लेकिन जितने भी नीचे पूरे वर्ल्ड कह रही हूँ, पूरी इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, वो सबको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। तो आरबीआई का काम है बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करना। ठीक है, इनका एक और भी काम है, जो हमारे पास जितना भी पैसा आता है, करेंसी, करेंसी इन्हीं के पास में है। गवर्नमेंट का भी बैंक यही है। अभी मैं आपको फंक्शन समझाऊंगी, पर मैं अभी बता रही हूँ कि ये कमर्शियल बैंक नहीं है। इनके हाथ में और बहुत सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमी के अंदर जब भी कोई इन्फ्लेशन जैसी चीज़ आ जाए, चाहे इन्फ्लेशन आ जाए चाहे रिसेशन आ जाए, ये उसके हिसाब से एक्शंस लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ समझ आई हमको कि आरबीआई खुद में कोई बैंक नहीं है। आरबीआई बैंकर्स बैंक है, बैंकों के लिए बैंक हो सकता है। आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बैंक हो सकता है, लेकिन आरबीआई नॉर्मल सिटीजन्स के लिए बैंक नहीं है। पहली चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़, ये रेगुलेशन का काम करते हैं। ये रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट है। सिंपल। अब दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें एक आरबीआई बनाने की। अब छोटी सी एग्जांपल से समझो। मान लो एक जगह पर, ये एक पूरा, ये आपका डिस्ट्रिक्ट मान लो, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे 10 छोटे छोटे बैंक्स बन गए। ठीक है, ये बैंक बना दिए इन्होंने। यहाँ पर 10 बैंक आ गए। ये सारे बैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बैंक्स आ गए। अब यहाँ पर ये वाला जो बैंक है ना, ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लोन देता है। ये वाला बैंक है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन दे देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये इसने अपनी कंप्लेंट डाली कि मेरे पास तो कैश ही ख़त्म हो गया। कैश ख़त्म होने को क्या कहते हैं? कल ही हमने पढ़ा था, लिक्विडिटी ख़त्म हो गई है। इसके पास तो पैसा ही नहीं बचा है। अगर कोई वापस लेने आ रहा है, क्यों नहीं बचा? क्योंकि इसे सारा डिपॉजिट जितना आ रहा था लोन उठाकर दे दिया, इसलिए उसके लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा? अब इनको, इनके बीच में दिक्कत आ रही है। कोई ये बोल रहा है कि मेरे पास तो कोई लोन लेने ही नहीं आ रहा, लोन ही नहीं उठ रहे हैं, इसलिए इसकी सिचुएशन अलग ख़राब हो गई है। अब इन सबको इश्यूज़, कोई ना कोई इशू फेस कर रहे हैं ये। हो सकता है वहाँ के लोग इशू फेस कर रहे हो, इनकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। अब इनको कोऑर्डिनेट कौन कराएगा? तो इन बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है अगर इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। ये अपनी मर्जी से लोन उठा रहे हैं, अपनी मर्जी से लोन ले रहे हैं, अपनी मर्जी से डिपॉजिट करा रहे हैं। इसीलिए इनके ऊपर एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत थी, ताकि एक जन है तरीके से, मान लो वो रूल बना के भेज रहा है, सेंट्रल मैनेजमेंट, कि पूरे देश में हमें ये वाली चीज़ तो इस तरीके से चाहिए ही चाहिए रहेगी। राइट, वो इसको मैनेज करेंगे। सेंट्रल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है ना, अगर इस तरीके से हर बैंक अपनी मनमानी ना शुरू कर दे। हर एक के पास एक कॉमन बेस है कि कॉमन रूल्स हैं सबके पास में, कॉमन रूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सबको ये पता है कि हमें ये चीज़ तो फॉलो करनी ही करनी है।
इसलिए सेंट्रल मैनेजमेंट की अथॉरिटी इंडिया में किसके पास है? आरबीआई के पास है। सिंपल, आरबीआई के पास ही अथॉरिटी वो होल्ड करता है। सिंपल समझ आ गया कि क्यों बना है। अब बात समझते हैं आरबीआई की थोड़ी सी हिस्ट्री, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। आरबीआई कब बना, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? अब क्या हुआ ना, आरबीआई बना आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट से समझ सुनते ही आपके दिमाग में मॉडर्न हिस्ट्री वाले पीरियड आ जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में एक्ट 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 आए चले गए थे। तो एक आरबीआई एक्ट आया 1934 के अंदर अंडर इन्होंने बताया कि इंडिया में एक आरबीआई बनेगा। और वो कब से एस्टेब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935। इस दिन क्या हुआ, हमारा आरबीआई एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, सिंपल। आरबीआई का पहला हेड ऑफिस कहाँ पे था? फर्स्ट हेड ऑफिस। अगर आपने सही नाम दे दिया ना भाई, मज़े आ जाएंगे। पहला हेड ऑफिस वही था जहाँ इनकी सारी चीज़ें होती थी, कोलकाता। ठीक है, लेकिन बाद में कहाँ शिफ्ट हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी फेवरेट हब्स कौन से होते थे? कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इन्होंने 1937 में शिफ्ट करके कहाँ भेज दिया? मुंबई। आज का मुंबई, तब का बॉम्बे। ठीक है, मुंबई शिफ्ट हो गया। सिंपल। अगर कोई पूछता है किस एक्ट के अंडर बना है, आरबीआई एक्ट 1934। एस्टेब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। सिंपल। अब रोल आता है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, कैसे हुआ, क्या सीन है। अब पहले समझो, जब आरबीआई बना था हमारे देश में थी ब्रिटिशर्स की सरकार। ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के रूल आते थे, ब्रिटिशर्स काम करते थे, ब्रिटिशर्स के हिसाब से सब होता था। उनका मन होगा हाई परसेंटेज लगाएंगे, उनका मन नहीं होगा वो नहीं लगाएंगे। लेकिन जब इस टाइम पे आरबीआई बनी थी ना, तो एक प्राइवेट थी। प्राइवेट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोगों के हाथ में ये पावर थी। ये प्राइवेटली ओन था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि हमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, इसे गवर्नमेंट का बनाना होगा। अब हमारी डेफिनेट सी बात है, जब हम सारी चीज़ें देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए खड़े हो रहे थे, ये रियलाइज़ करेंगे कि जो सारे बैंकर्स का बैंक है वही प्राइवेट है, कोई एक गिने चुने लोगों के हाथ में पावर है, तो डेफिनेटली आगे चलकर इकोनॉमी को सुधारने में इतने अच्छे चेंजेस नहीं ला पाएंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि अब हमें आरबीआई को क्या करना है? नेशनलाइज। इसलिए 1 जनवरी 1940 19 डांस करिए 1949 को आरबीआई नेशनलाइज हो गया। सिंपल। ये समझ आया रीज़न क्यों नेशनलाइज किया गया? ये सिंपल। अब आपको हिस्ट्री में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले बना कब? आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू। किस दिन एस्टेब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935। एक तरीके से ऐसे समझ लो, आपका अगर आप घर बना रहे हो, भगवान करे जल्दी बनाए आप घर, आपने घर बनाया है, अभी आपने वो बनाना फाइनल कर दिया 1934 में, घर में आपका पास हो गया। 1 अप्रैल को आपने उसका इनाग्रेशन कराया, आपने दावत दी सबको। ठीक है, उसी तरीके से फिर 1 जनवरी 1949 को रजिस्ट्री हो गई उसकी, तो वो नेशनलाइज हो गया। सिंपल। अब आपने कभी ऐसे सुना है जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हो कि आप बोलते हो मम्मी मैं ना अपने अकाउंट में इतने अमाउंट जो है ना, ये पैसा अपने पास रख के चल रहा हूँ, पेड अप कैपिटल कहते हैं जिसको हम। आपने नहीं सुना है, मैं बता देती हूँ। जब भी हम कोई बैंक वगैरह ऐसी चीज़ शुरू करते हैं, आप पहले से लेमन लैंग्वेज में समझो। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करोगे तो आप ये बोलोगे ना कि मम्मी मैं ये कुछ पैसे अपने पास यहाँ पे रख रहा हूँ, ताकि जब कभी भगवान ना करे कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या कोई लोग पैसे लेके भाग जाए मेरे, तो मैं उस पैसे में से निकाल के अपना हिसाब चुकता रखूँगा, क्योंकि मुझे आगे चलकर अपने ऊपर कोई बोरोइंग्स नहीं चाहिए। तो उसी तरीके से हमारे पास जो ये वाली चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर पेड अप कैपिटल क्या था, तो हमारा पेड अप कैपिटल था उस टाइम पे, इन्होंने स्टार्ट किया 5 करोड़ रुपयों के साथ। ठीक है, इन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए कि 5 करोड़ रुपए रखते हैं, इसे फाइनल करते हैं कि 5 करोड़ रुपए आरबीआई की पेड अप कैपिटल है। ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा ये कि आज भी 2026 में भी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ ही है। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है रिसेंटली एक एग्ज़ाम में, 1 डे एग्ज़ाम में, कि अब उसकी 5 करोड़ वैल्यू हट गई है, ज़्यादा कर दिया, नहीं, वो अभी भी 5 करोड़ ही है। आरबीआई की पेड कैपिटल आपको याद रखनी है 5 करोड़। और ये ना एसेट में काउंट नहीं होती है। आप अगर अपनी कंपनी खोल रहे हो, जैसे आपने अपनी ये कंपनी ओपन करी, आप इसमें एक 5 करोड़ रुपए रख के चल रहे हो, पेड अप कैपिटल। आप कभी अगर ये ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल में आएगा, ये पेड अप है। इसको आप ये नहीं बोलोगे कि ये मेरे एसेट में काउंट होगा या ये मेरी लाइबिलिटी में काउंट होगा, ये आपकी पर्सनल चीज़ में काउंट नहीं होगा जब आप अपनी कंपनी की बात करोगे। उसी तरीके से ये जो है 5 करोड़ रुपए, ना ही ये एसेट है आरबीआई का, ना ही ये इसको टोटल वेल्थ में काउंट कर सकते हैं। एसेट या टोटल वेल्थ
में काउंट नहीं होता है, में ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसे पेड अप कैपिटल ही बोला जाता है। आ गया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम करते हैं कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस समझते हैं अब, है ना। एसेट्स एंड लाइन ही टेढ़ी हो गई, लाइबिलिटीज़, ये क्या होते हैं। लाइबिलिटी पूरा ही लिख देती हूँ, जब रिवाइज करोगे ना तो ये समझ नहीं आएगा। लाइबिलिटीज़, अब ये क्या है, इनमें क्या अंतर होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। वो चीज़ जो आप ओन करते हो, जो आपकी खुद की चीज़ें हैं, वो आपके खुद की मनी में काउंट होगा। नहीं समझ आया होगा ना, अभी बताऊंगी। लेकिन लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आप किसी को पे करोगे, आपके ऊपर कर्जा है, डेट है वो किसी का, या तो कोई पैसे का हो सकता है, मनी का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, कोई थिंग है आपके हाथ में, कोई भी चीज़ है जो आपकी पॉकेट से जाना है किसी और के लिए, वो आपको पे बैक करना पड़ेगा, वो होता है लायबिलिटी। जैसे जिसके लिए आप इकोनॉमिक वैल्यू आपके लिए काउंट होगी, इकोनॉमिक वैल्यू, जिसको आ, जिसको यूज़ करके आप आगे इनकम भी कमा सकते हो, राइट। आप इसे कन्वर्ट करके कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप इमेजिन करो, आपने एक ज़मीन खरीदी, लैंड आप ओन करते हो, ठीक है। ये एसेट क्यों है, क्योंकि इसको आप बेच करके इनकम भी इसको रेंट पे चढ़ा के इनकम कमा सकते हो। अगर आपका मन नहीं है इसको रखने का, आप इसे बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। रहेगी किसकी, आपकी। ये क्या जनरेट करेगी, इनकम। तो ये क्या है आपके लिए, एसेट। लेकिन जब बात आती है ऐसी चीज़ों की, जैसे आपके हाथ में एक लोन चल रहा है, लोन आपको पे करना ही करना है, आपको उसकी ईएमआई पे करनी ही पड़ेगी। ये आपको अनपेड छोड़ोगे तो दिक्कत आ सकती है, राइट। ये आपको पे करना पड़ेगा, तो ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है जिसको आपको वापस करना पड़ेगा, और इससे आपकी कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, ये नो इनकम जनरेशन। ये आपको पे करना है बिकॉज यू हैव टेकन सम अमाउंट, या आपने कुछ खरीदा है, तो इसीलिए हमेशा हम लाइबिलिटी को वो चीज़ें काउंट करते हैं जो आपको पे करनी पड़ेंगी, एज अ लोन या एज अ डेट। सिंपल है। और हो सकता है कि जैसे कोई चीज़ है, आपने अपने घर खरीद रखा है, घर किस में काउंट होगा आपका, एसेट में, क्योंकि आगे चल के आप उसे रेंट पे भी चढ़ा सकते हो। लेकिन इसके लिए हो सकता है आपने छोटा सा लोन लिया हो, वो लोन क्या है आपके ऊपर, एक लाइबिलिटी। लेकिन ऐसे घर क्या है आपका, एक एसेट। सिंपल, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे शब्दों के मीनिंग पता होते हैं ना, तो ईजी रहता है समझने में। अब आती है बात आरबीआई के फंक्शंस की। आरबीआई क्या क्या काम करता है, जो इसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। हमें इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हर तरीके से, तो अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहला समझने के लिए आपको ये जानना है कि करेंसी कौन हमारे देश में इशू करता है, वो है आरबीआई। करेंसी इशू करता है। करेंसी कौन सी होती है, आपके हाथ में नोट आते हैं ना, पैसे जो नोट हैं, 500 का, 1000 का था पहले, वो हट चुका है। वो सब कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। पहले करेंसी समझो, है ना। आपके हाथ में 100 का नोट, हाँ। 500 का नोट, हाँ। 200 का नोट, हाँ। अगर मैं आपको बोलूँ 100, 1 का नोट, नहीं। 1 का नोट आरबीआई इशू नहीं करता। आरबीआई क्या क्या इशू करता है, बाकी के नोट करता है। लेकिन जब 1 के नोट की बात आती है, ये गवर्नमेंट करती है। मैं जानबूझकर इसीलिए बोल रही थी क्योंकि यहाँ पर हम फंस जाते हैं। जब बात आती है 1 के नोट की, तो गवर्नमेंट के हाथ में है, और बाकी नोट कौन प्रिंट करता है, आरबीआई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 के नोट पे आप कभी उठा के देखो, उसके ऊपर लिखा होगा बाय, ये कौन पे करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सब चीज़ों पे क्या लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और आपके दिमाग में अब कॉइन्स भी आ रहा होगा, हाँ, कॉइन्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है, आरबीआई नहीं करता। तो आरबीआई के हाथ में क्या है, नोट, बैंक नोट्स, जो भी आपके हाथ में करारे करारे नोट आते हैं, वो आरबीआई छाप के भेजता है। सिंपल समझ आया ये चीज़। उन करेंसी को इशू करते हैं, इशू करने के बाद बैंक्स तक पहुंचाया जाता है, फिर लोग वहां से आके बैंक्स में से ले लेते हैं अपने लिए, ऐसा विड्रॉ करके या कैसे भी। ये लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है, आरबीआई का। सिंपल, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका, बैंकर्स बैंक। कहीं पे भी लिखा है हु इज बैंकर्स बैंक, सरकार को टच करके मत आ जाना, रिग्रेट करोगे कि भाई ये क्या गलती कर दिया, क्योंकि बैंकर्स बैंक आरबीआई क्यों है वो समझो। आपको बैंक से लोन चाहिए होता है, आप आरबीआई के पास नहीं जाओगे, ये बैंक है। आप कहाँ से लेने जाते हो कोई लोन, ये मैं हूँ, सपोज ये गुंजन है, गुंजन को 100 रुपये का लोन लेना है क्योंकि गुंजन को चॉकलेट खानी है। गुंजन गई यहाँ से लोन लेने के लिए, मैं क्या डायरेक्ट आरबीआई के पास जा सकती हूँ, नहीं, मैं बैंक के पास जाऊँगी। अब मैं कमर्शियल बैंक के पास जाऊँगी, राइट।
कमर्शियल बैंक को कभी कभी बैंकिंग सपोर्ट चाहिए हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है 100 रुपये इसके पास हो, इसने मुझे दे दिए हो, लेकिन अब ये बैंक है, इसको इसने इसने अपनी मेंटेनेंस के लिए दूसरे बैंक से लोन ले लिया था, ठीक है, ये दूसरा बैंक है, इसने इस बैंक से लोन ले लिया 1 लाख करोड़ का, ये ज़्यादा होगा, 1 करोड़ का ले लिया, ठीक है, लेकिन अब इसको ना ये पे नहीं कर पा रहा, तो ये कहाँ जाएगा? अगर बैंक्स को जाना होता है कहीं पे हेल्प लेने के लिए, तो वो जाते हैं अपने भाई बाप बैंक आरबीआई के पास, इसे कहते हैं बैंकर्स बैंक। हम जाएंगे, मैं आप हम जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक के पास। लेकिन अगर बैंक को चाहिए होगा, कोई भी कमर्शियल बैंक है उसे चाहिए होगा अपने अकाउंट के लिए, अपने पैसों के लिए, अगर उसको लिक्विडिटी की दिक्कत आ रही है, सपोज करो उसके पास में कोई भी इशू आ गया कि अकाउंट में पैसे ही नहीं बच रहे हैं, लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गया है, वो लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी अब हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं एक बार और बता देती हूँ, अगर कैश खत्म हो रहा है वहाँ पर, लिक्विडिटी सपोर्ट चाहिए, कोई भी इशू आ रहा है, तो कौन हेल्प करता है इनकी? आरबीआई। इसलिए क्या कहा जाता है आरबीआई को? बैंकर्स बैंक या बैंक ऑफ बैंक्स, बैंक ऑफ बैंक्स। सिंपल है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अब इसका। अब और क्या फंक्शन प्ले करता है ये? इसको कहा जाता है, कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका क्या मतलब है अभी समझ आ जाएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बोरिंग नहीं लग रहा होगा ना, क्योंकि हम आरबीआई की चीज़ है ना, मुझे आरबीआई पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए दोनों में ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलो बैक टू द टॉपिक। मान लो एक बैंक को अर्जेंटली पैसा चाहिए, ये बैंक है, इसको अर्जेंटली पैसा चाहिए होगा, ये अब क्या करेगा? उसने मार्केट से अरेंज करने की कोशिश की, इसने अपने दोस्तों से मांगा, लेकिन उसको सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं मिल पाई, इसको नहीं मिली कोई सफिशिएंट लिक्विडिटी, इसको सबने मना कर दिया, यहाँ पे बैंक के पास गया, यहाँ बैंक के पास गया, यहाँ पे बैंक के पास गया, सबने देने से मना कर दिया, ठीक है। अगर ये रात में अगर इसको ये वाला लोन नहीं मिलेगा ना, जो भी अमाउंट इसे चाहिए, सपोजिटली इसे चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो कल को ना 10 लोग आ जाएंगे यहाँ से पैसे मांगने के लिए। सोचो, मैं इसको थोड़ा बड़े पिक्चर में समझाती हूँ। ये बैंक है, यहाँ पर कल इसकी एफडी ख़त्म हो रही है 3 लोगों की, 3 लोगों के 10-10 लाख रुपए हैं, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, लेकिन इस टाइम पे इसके पास सिर्फ अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े। सिंपल, इसने इन सब से कहा कि प्लीज़ दे दो, प्लीज़ पैसा दे दो, हेल्प कर दो, सब ने मना कर दिया, इन्होंने बोल दिया हम नहीं करने वाले हैं। तो ये जा रहा है अब आरबीआई के पास कि आरबीआई प्लीज़ पैसा दे दो यार, अगर नहीं दिया ना, तो अगर कल को मार्केट में बात उड़ गई कि 10-10 लाख रुपए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो अभी तो सिर्फ 3 लोग आए हैं पैसा मांगने के लिए, कल को हो सकता है 10 लोग जिन्होंने भी डिपॉजिट करा रखे हों वो वापस मांगने आ जाए अपना पैसा, मेरे पास नहीं है, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है, सीरियस इशू लग रहा है, लेट मी हेल्प यू आउट, इसलिए इसे कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। जब भी लिक्विडिटी का इशू बहुत सीवियर हो जाता है, राइट, आपने कभी भी सुना होगा कि अफवाहें बहुत जल्दी उड़ जाती हैं, अगर जैसे एक जन पैसा निकालने गया, उसको नहीं मिल पाया, वो सारों को बता देगा तुझे पता है आज मैं पैसा नहीं निकाल पाया, तो वहाँ पे और भगदड़ मच जाएगी, लोग भाग भाग के जाएंगे पैसा निकालने के लिए, और जो बैंक ऑलरेडी डूब रहा है ना, वो और डूबना शुरू कर देता है। इसलिए आरबीआई बोलता है ऐसी सिचुएशन में पड़ो तो जल्दी से भाग के आओ, लिक्विडिटी का इशू है, मैं हेल्प करूंगा। इस तरीके से इसको कहा जाता है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये बैंकर ऑफ बैंक में भी यही बात थी, और आरबीआई लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में भी यही बात है। लेकिन यहाँ पर ये इशू आ रहा है कि सीधा लास्ट प्रॉब्लम पहुंच गई है, सीधा लास्ट प्रॉब्लम थी, उसमें भी कौन सपोर्ट कर रहा है इनको? आरबीआई ही सपोर्ट करता है एज अ लास्ट ऑप्शन, ठीक है। आपस में भी बैंक्स लोन उठाते रहते हैं एक दूसरे से, उसका भी एक अलग नाम है, वो मैं अभी समझाऊंगी, पहले ये समझो, ठीक है। ये समझ आ गया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब आती है बात, जस्ट अ सेकेंड, चलो मैंने पेज ऐड कर दिया वरना फिर बीच में हमें रुकना पड़ता है। नेक्स्ट है बैंकर्स, ये आरबीआई का इम्पोर्टेंट नाम है, बैंकर टू गवर्नमेंट, मतलब सरकार का बैंकर भी यही होता है, सरकार को भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। चलो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी बैंकिंग सर्विसेज करनी होती हैं, उसे अपने लोगों को देने हैं, अपने उसमें स्कीम्स में पैसा है, जो भी है, चलो उधर नहीं जाते हैं। गवर्नमेंट को भी बैंकिंग के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को भी सर्विसेज लेनी होती है, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है अपने हाथ में सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए। गवर्नमेंट पैसा रिसीव भी करता है बैंक से, इसे इसके भी प्रोसेस होते हैं ना, ये मनी डिपॉजिट भी कराएगा, इसे मनी और ट्रांजैक्शंस भी करनी होती हैं, लाइक पेमेंट्स भी करनी होती हैं हर चीज़ की। मैनेज इन्होंने कहीं से उधार ले रखा है तो बोरो भी करके रखते हैं, राइट, ये बोरो भी करते हैं, बोरो में से मैंने एक आर गायब कर दिया, बोरो भी करते हैं ये जब पब्लिक डेट
मतलब कि ये क्या करते हैं, पब्लिक में जा करके पब्लिक से डायरेक्ट डेट लेते हैं, नहीं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे इनके पास होती हैं अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनको ये डायरेक्टली मार्केट में बेचते हैं। वो आगे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स में। पर अभी समझो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ऐसी बनाते हैं जो लोगों के पास जाती हैं, इन्हें सेल करते हैं और वहाँ से पैसा उठाते हैं कि 10 साल बाद हम आपको पैसा देंगे। तो ये पब्लिक डेट भी मैनेज करना होता है। तो इन सब चीज़ों का जो इंडिया के अंदर हो रही हैं जितनी भी ट्रांजेक्शन्स, वो आरबीआई के बिहाफ पर होती हैं। आरबीआई कर रहा है सारी चीज़ें किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आरबीआई एग्रीमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी परफॉर्म करता है फंक्शंस, सिक्किम को छोड़ करके। लेकिन हाँ, ये आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का काम कर रहा होता है एज अ नॉर्मल बैंक। समझ आया, कोई इशू तो नहीं आया? चलो, अभी तक हमें समझ आ गया कि आरबीआई कैसे काम कर रहा है, आरबीआई की फंक्शन समझ आ गए। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ये बनाते हैं, लेकिन ये क्यों बनाते हैं उसका रीज़न समझो पहले। अब देखो, मान लो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, एक इंसान है ए, ये ए क्या, तुम मान लो पूरा एक देश ही है, उसके पास इतना अंधा पैसा आ गया है कि बहुत ही ज़्यादा पैसा है। जब पैसा ज़्यादा आया, यहाँ पे मनी इंक्रीज लिख देते हैं, मनी जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई उसकी, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ी तो कुछ लोगों ने जा करके बैंक्स में भी जमा किया। जब बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो वो भी अच्छे खासे अमाउंट पर कम इंटरेस्ट में लोन देना शुरू कर देंगे, तो लोन्स भी बढ़ गए। उससे क्या हुआ, जब लोन्स बढ़ रहे हैं तो लोगों के हाथ में चीज़ें भी पहुंच रही हैं, पैसा पहुंच रहा है, फिर से मनी इंक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा से क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, डिमांड। जब आपके हाथ में पैसा होता है ना तो आप डिमांड बढ़ा देते हो। अभी आपकी डिमांड होगी, अभी एज ऑफ नाउ कोई बढ़िया सा कोर्स ले लूँ, या हो सकता है रिचार्ज कर लूँ यार अपना अच्छे से। जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, आपको होगा मैं ये वाला फ़ोन ले लूँ, मैं वो वाली चीज़ ले लूँ, मैं घर बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये आपकी डिमांड बढ़ेंगी, क्यों? क्योंकि आप कहते हैं पैसा बढ़ जाएगा। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, ये बढ़ने लगी। लेकिन गुड्स और सर्विसेज जो है मार्केट में, क्या वो इतनी जल्दी से, अभी एक कंपनी थी वो बना रही थी सारी चीज़ें, वो गुड्स प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनकी स्पीड तो सेम ही रहेगी ना। यहाँ पर उनकी स्पीड तो सेम ही है। अभी उनके पास तक कितना ज़्यादा एकदम से थोड़ी भागने लगते हैं वो, नहीं, उतना ही सप्लाई है। अभी सप्लाई कितना है, अभी सप्लाई बिल्कुल सेम ही चल रहा है। आप खुद सोचो, आपके हाथ में पैसा है तो आपको कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए, पर क्या कंपनी को पता है कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया इसलिए आप उनको एक दिन में वो 10 प्रोडक्ट बना रहे थे, अब उन्हें 20 बनाने चाहिए? नहीं, उन्हें नहीं पता। तो गुड्स एंड सर्विसेज अभी भी उतने ही चल रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं बढ़ी। जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं बढ़ी तो जो सामान पहले 10 रुपये का मिल रहा था ना, अब उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो 10 की जगह वो सीधा 20 का बिकने लगा, प्राइस बढ़ा। ये समझ आ रहा है आपको? इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसे ही कहा जाता है इन्फ्लेशन। सिंपल, समझ आया? प्राइसेस बढ़ने लग गई, लेकिन अब प्राइसेस बढ़ रही थी, सप्लाई इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही थी, तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब आरबीआई क्या करेगा? क्या आरबीआई डायरेक्टली शॉपकीपर के पास जाकर बोलेगा भाई प्लीज़ प्राइस कम कर दे, हमें इन्फ्लेशन कम करना है? नहीं, आरबीआई ये नहीं कर सकता। आरबीआई अब करेगा मनी एंड क्रेडिट कंट्रोल कंडीशंस। मनी एंड क्रेडिट कंडीशंस को ये देखना शुरू करेंगे कि अब हमें मार्केट में से पैसा कैसे कम करना है, ठीक है। उसी तरीके से अब आपको मैं उल्टा वाली चीज़ भी समझा देती हूँ साथ के साथ। मार्केट में से मनी गायब होने लगा, गायब मतलब लोगों ने उसे बैंक में डालना बंद कर दिया, घर में रखने लग गए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि घर में रख के ना वैल्यू ज़्यादा है, क्या पता बैंक कल को धोखा दे दे। बैंक से भरोसा उठने लगा, नहीं जा रहे लोगों ने लोन। जब पैसा नहीं जा रहा, सरकारें बोल रही हैं वो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? डेफिनेट सी बात है कि वो बोलेंगे कि लोन्स के नंबर भी कम हो रहे हैं, लोन लेने ही नहीं आ रहे हैं लोग, और लेने आते भी हैं तो इक्का दुक्का लोग आते हैं, उससे डिमांड और कम हो रही है, राइट। डिमांड कम हो गई। अब गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें दुकानों में अवेलेबल हैं अच्छी खासी नंबर में, कोई खरीद ही नहीं रहा, बल्कि और बढ़ चुकी हैं चीज़ें, क्योंकि पहले लोग 10 चीज़ खरीद रहे थे, अब वो 5 ही खरीद रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है? चीज़ें रुक रही हैं। इस तरीके से क्या होता है? रिसेशन आ जाता है। क्या आ गया? रिसेशन। चीज़ें रुक गई हैं, इकोनॉमी थम गई है। इस भी सिचुएशन में क्या करेगा आरबीआई? मनी एंड क्रेडिट कंडीशंस, वो लुक फॉरवर्ड करेंगे कि अब हमें क्या करना है, कि पैसा ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? पैसे को खींचने की कोशिश करेंगे, राइट। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? उन्हें पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं सक आउट। वो मनी को सक आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पैसा इन्हें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं? पैसे को मार्केट में डालना, डंपिंग, मनी डंप करेंगे ये, राइट। समझ आया? कुछ दिमाग में आ रही हैं चीज़ें? इसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी।
क्या बोलते हैं इसको, अलग वर्ड में लिख देते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। आज तक इन वर्ड्स का हुआ था ना दिमाग में कि ये क्या होती हैं यार, ये कैसे करनी होती हैं। आई होप मैं ये इजीली समझा पा रही हूँ, ठीक है। ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए, या तो मार्केट में बहुत पैसा आ गया या मार्केट में से पैसा गायब होगा, जब आरबीआई को कोई एक्शंस लेने पड़े तो बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल। अब इसको समझो। यहाँ पर इकोनॉमी में मनी ज़्यादा भी हो सकता है, इकोनॉमी के अंदर मनी कम ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। लिक्विडिटी का भी कम ज़्यादा हो सकती है, मनी से रिलेटेड है वो, क्योंकि कभी कैश ज़्यादा भी होगा और कभी कम भी होगा। कभी इंटरेस्ट रेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को जब इनको हम आरबीआई, हम मत बोल रही हूँ मैं, आरबीआई अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। कैसे, क्या करेंगे वो, कुछ इंटरेस्ट रेट पे चेंजेस लाएंगे, कुछ मनी को गायब करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के टारगेट क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस को स्टेबल करना, राइट। अगर प्राइस अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसे कम करना है तो भी वो स्टेबल कर रहे हैं। अगर बहुत नीचे चला गया है तो उसे कर रहे हैं, उसको वो चीज़ें बढ़ाना घटाना इनका काम है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी ये समझ आ गया। और ये मॉनेटरी, चलो ये वो बाद में बताती हूँ। इसके दो टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी में चेंजेस लाना, क्वांटिटेटिव, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। अब ये क्या होते हैं, अब देखो डायरेक्ट हम मार्केट में जाके पैसा कम करेंगे, क्वांटिटी के साथ खेलेंगे, नंबर्स का कम ज़्यादा कर रहे हैं हम चेंजेस ला करके, वो क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव होते हैं कि लोग किस तरीके से उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो होते हैं हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस। अब करते हैं अब करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स का डिस्कशन। सिंपल, इसको समझो पहले कि क्वांटिटी पे बात आ गई है, इसका मतलब वो क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कितना अमाउंट है मार्केट में, कितना अमाउंट, या बोल दो कितना रुपया, हमारा तो रुपी है ना, या कितना मनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले उन्हें यही देखना पड़ेगा, इसी चीज़ को ये देखते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि अब हमें लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करना है। अगर ज़्यादा है उसे कम कैसे करना है, अगर कम है तो उसे ज़्यादा कैसे करना है। अब आते हैं हम सबसे पहले कुछ टर्म्स पे। CRR, कैश रिजर्व रेशो, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, आज समझ भी जाओगे, ठीक है। अब क्या होता, जैसे मैं बैंक गई, मैंने 100 रुपये जमा कराया, यहीं ऐसे लाल भी समझा दूंगी मैं, पर पहले भी समझ लो। मैंने बैंक को बोला मेरा 100 रुपये जमा कर लो, ये 100 रुपये का मैं डिपॉजिट लेकर गई, ठीक है। ये आरबीआई का रूल है कि उस 100 रुपये में से बैंक को 4 रुपये, क्योंकि 4% है अभी के हिसाब से, 4 रुपये 100 में से कैश करके, कैश एज इट इज़, आरबीआई को देना होगा, आरबीआई के पास रखवाना होगा। इससे क्या होगा, इसका मतलब होता है आरबीआई बोलता है कल को अगर बाई चांस तेरे पास में लिक्विडिटी का क्रंच आ जाएगा ना बेटा, तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हर 100 रुपये में से 4 रुपये आपको रखने पड़ेंगे मेरे पास, आरबीआई के पास रखा जाता है, ठीक है। अब ये 100 का 100 लोन नहीं उठा सकते। अब इस 100 रुपये में से गवर्नमेंट बोलती है, आरबीआई ने बोला हुआ है 18 रुपये, चाहे अब तुम 18 रुपये, ये कैश में ही होगा याद रखना, क्योंकि कैश रिजर्व रेशो नाम है। 18 रुपये या तो कैश, या तो गोल्ड, या सॉवरेन बॉन्ड पॉलिसीज जो होती हैं उसके रूप में आपको क्या करना है, या आपको रखवाने हैं सिक्योरिटीज़, एक्चुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, गोल्ड वाली बॉन्ड पे चलेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में आपको अपने पास रखना है, या अपने पास रखना है। ये होता है हमारा SLR। SLR मतलब, SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी, नहीं समझ आ रहा होगा 2 मिनट दो बस मेरे को, ये हमारा रिटर्न पार्ट हो जाएगा ना, मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी। अब आती है बात, अब सोच के देखो, आपके पास ना 100 रुपये हैं, मैंने आपको बोला ये 100 रुपये का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, आपके पास 100 रुपये में आप अपने पास, मेरा 100 रुपये मैंने आपको दिए हैं, कहा आप इसको क्या करोगे, कैसे भी करो, मैं इसको कभी भी लेने आ सकती हूँ, पर अभी आप इसको रख सकते हो। आपके दिमाग में आया
कि मेरे थोड़ी हैं ये 100 रुपये, मैं इसको आगे ब्याज पे लगा देता हूँ। ब्याज पे लगाने से पहले आपने सोचा कि 4 रुपये तो मैं रखवा देता हूँ मम्मी के पास, कि कल को अगर कोई भी आया मांगने के लिए तो मैं 4 रुपये देके बोल दूंगा कि 1-2 दिन का टाइम दे, मैं कर लूँगा। आपने 4 रुपये अपनी मम्मी के पास रखवा दिए। 18 रुपये का आपने गोल्ड खरीद लिया। कल को जब आप गोल्ड बेचोगे, आपने गोल्ड खरीद लिया और अपने पास ही रखा, कि कल को बेचोगे ना 20 का हो जाएगा, इसलिए आपने कर दिया। और अब आपने जो बचा हुआ अमाउंट था 100 में से, वो आपने किसी और को एज अ लोन दे दिया। तो समझ आया कि इसने 4 रुपये अपनी मम्मी के पास रखवा दिए, 18 रुपये इसने अपने पास रख लिए किसी भी फॉर्म में, और 4 रुपये मम्मी को दे दिए। ये 100 रुपये जिसके आए हुए थे उसको अभी है कि अभी डिपॉजिट चल रहा है, और आगे बचे हुए पैसों का लोन दे दिया। इसी तरीके से बैंक्स काम करते हैं। आरबीआई के रूल्स के अंडर उन्हें सीआरआर 4% जो होता है वो रखना होता है आरबीआई के पास। किसके पास? हर डिपॉजिट का 4% आरबीआई लेके जाता है, हर डिपॉजिट का 18% अपने पास रखना है सेल्फ। ठीक है, लेकिन एक और डिफरेंस है, ये जो 4% है ये कैश में ही जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई इस कैश को कैसे भी कर सकती है, कि उस कैश को, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हम क्यों डिस्कस करें, आरबीआई अपने आप देखेगा उसे क्या करना है, पर ऑल दो वो संभाल के रखते हैं कि आगे चलकर लिक्विडिटी क्रंच ना आए। लेकिन ये जो 18% वाली चीज़ है ना, ये कैश भी हो सकती है अपने पास में, गोल्ड भी हो सकती है, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है यहाँ पर। अब इससे क्या होता है, जैसे ही अब आप सोच रहे होगे कि इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। सोचो, पहली चीज़ ये डिफरेंस ये देखो, 100 का 100 अगर बाहर लोन पे चला जाता, आगे चलकर लोग यहाँ पर पैसा मांगने आते तो लिक्विडिटी का इशू आ सकता था, राइट। लिक्विडिटी का इशू आने पे क्या दिक्कत आएगी, कल को बैंक खाली हो जाएंगे, लोगों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, बैंक से भरोसा नहीं कर पाएंगे कि दोबारा पैसा जमा करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आती है, दूसरा इशू हो सकता है, इतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट हो गया है कि 100 का 100 इन्होंने लोन पे उठा दिया, आगे चल करके लोगों के पास इतना अमाउंट है कि अब वो जो है वो इनके पास इतनी चीज़ है कि वो डिमांड करना शुरू कर रहे हैं। डिमांड करेंगे तो क्या इशू आएगा, इन्फ्लेशन का। ये हमने डिस्कस किया था ना, जितना ज़्यादा पैसा बाहर पहुंच रहा है उतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सारा का सारा पैसा ना जा करके लोगों के पास जाए, कुछ अमाउंट सेव भी रहे। इसीलिए इन चीज़ों को याद रखना कि सीआरआर जो आरबीआई लेके जाता है, एसएलआर जो उन्हें अपने पास रखना होता है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये कहाँ पे रखा जाएगा सीआरआर, कोई बोलता है कैश रिजर्व रेशो, आरबीआई के पास। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो किसके पास जाता है, अपने पास। ये कैश में ही होगा, ये कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सिंपल, कोई इशू तो नहीं आ रहा। अब आता है क्वांटिटेटिव टूल का टूल नंबर 3। ठीक है, इसको कहते हैं बैंकिंग रेट। बैंकिंग रेट कल हमने डिस्कस किया था ना कि एक रेट पर लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसे हम इंटरेस्ट स्प्रेड कहते हैं, कि टोटल इंटरेस्ट स्प्रेड कितना निकल के आया है। उसी तरीके से अब देखते हैं बैंकिंग रेट क्या बात कर रहा है। आरबीआई ने एक रेट बनाया हुआ है कि हर इंस्टीट्यूट के पास में लॉन्ग टर्म में कितने प्रोवाइड लोन जो हैं वो कितने प्रोवाइडेड इंटरेस्ट पे जा सकते हैं। नहीं समझ आया? बैंक रेट सिंपल वे में समझो। बैंक रेट का मतलब होता है किसी भी अमाउंट पर कितना % ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। अब खुद सोच करके देखो, कल को अगर 100 रुपये का लोन लेने जा रहा है कोई बंदा, उसको उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, 4% इंटरेस्ट। वो कहेगा ये अच्छा है, मैं लोन ले लेता हूँ। लोन की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। फिर देखा आरबीआई ने कि बैंक रेट इतना कम हो चुका है कि लोग बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, लोन बढ़ते ही डिमांड बढ़ी, डिमांड इंक्रीज होते ही क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, राइट। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने तुरंत बोला कि आरबीआई ने बैंक्स के पास नोटिस भिजवाया, अमाउंट बढ़ा दो। इन्होंने 10% कर दिया। जैसे ही 10% हुआ, लोन लेने लोगों ने कम कर दिए, लोन कम हुए, डिमांड कम हुई, इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ, स्टेबिलिटी आने लगी। इसीलिए बैंक रेट जो है वो सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही बैंक रेट घटेगा, उसी तरीके से बैंक रेट घटते ही बोरोइंग चीप हो जाती है, लोग आकर के लेते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लोन कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी, और अगर इतना ही कम होगा तो रिसेशन भी आ सकता है। ठीक है, समझ आ गया? अब आती है बात सबसे इम्पॉर्टेंट की, आपने रेपो रेट सुना होगा, राइट। अब रेपो रेट का गेम है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर ले। इंपॉर्टेंट यहाँ सभी है, ऐसा कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है।
अब मान लो SBI है, ये बैंक है छोटा सा तो क्या ही है, ये SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसे चाहिए था शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। ये RBI के पास गया कि RBI आई नीड सम लोन, ब्रो प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो RBI ने बोला अच्छा तुझे चाहिए सामान चाहिए, ऐसा कर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मेरे पास रख दे, गिरवी रख दे और लोन ले जा। तो उसने बोला कि ये ज़रूरी है, उसने बोला हाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, आपको इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज आ अपना मोर्टगेज किया, गिरवी रखवाया और यहाँ से लोन ले लिया, ठीक है। ये लोन मिल गया। जिस परसेंट पर इंटरेस्ट पर RBI बैंक्स को लोन देता है, बैंक्स को लोन मिलती है, उसे कहा जाता है रेपो रेट। रेपो रेट, जिस रेट पे हम बैंक से पैसा लेते हैं हम उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो चार्ज हो रहा है। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर RBI और बैंक्स के बीच में होता है तो उसको एक फैंसी वर्ड बना दिया, रेपो रेट। सिंपल, समझ आया। क्या ट्रांजैक्शन हुई है? ट्रांजैक्शन हुई कि एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा लेना था, दूसरा बैंक, एक बैंक को, दूसरा बैंक कौन है यहाँ पर? RBI से लोन लेनी थी, ठीक है। तो RBI ने बोला लिसन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो तो आपको गिरवी रखनी पड़ेगी मेरे पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी लाओ, साथ ही साथ आपको देना पड़ेगा एक इंटरेस्ट जिसका नाम है रेपो रेट, और ले जाओ। जिस दिन आप वापस आओगे अपनी सिक्योरिटी ले जाना, रेपो रेट के साथ जो मैंने आपको अमाउंट पे किया है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो और रेपो रेट वाला इंटरेस्ट पे करना, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले जाना। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं आई। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज करना। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना यहाँ तक। जब बैंक्स बोरो करते हैं RBI से, अगर रेपो रेट बढ़ गया, अगर बाई चांस, अब यहाँ से एक छोटी सी चीज़ समझो, अगर रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट इंक्रीज हुआ, तो RBI की जो बोरोइंग है वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगी। बैंक जो है वो लोन क्या करेंगे, अब वो लोन लेने की कोशिश, लोन जो एक्सपेंसिव हो गए तो लोन लेने की कम कोशिश करेंगे, इस वजह से डिमांड कम हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से सारी चीज़ों को, इन्फ्लेशन के चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाता है। जैसे ही इन्हें लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा पहुंच चुका है तो ये रेपो रेट वगैरह सारी चीज़ों को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे इन्हें लगता है कि मार्केट में पैसा कम हो गया है तो ये सारे इंटरेस्ट को कम कर देते हैं। सिंपल, समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब आती है बात, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट शीट ऐड कर लिया। अब बात आती है दूसरे टर्म की जो इसी से मिलता जुलता है, रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होता है? ये भी एक तरीके का रेपो रेट ही है, लेकिन रिवर्स क्यों लग गया इसके आगे? इसका मतलब है जब, अब सिचुएशन उल्टा करो, बैंक्स के पास ना बहुत एक्स्ट्रा मनी आ गया, बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी कहाँ से आया? लोगों ने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर दिए, इनके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है। बैंक सोच रहा है क्या मैं इसको कहीं बोरो, कहीं मैं किसी को इसको उधारी पे दे दूँ, मुझे भी तो पैसा मिल जाएगा। ये सीधा जाता है RBI के पास। RBI कहता है अच्छा एक्स्ट्रा मनी है, तो RBI इससे, बैंक से पैसा ले लेता है, मनी ली, यहाँ बैंक से मनी ले ली, और मनी के साथ साथ जब ये वापस करेगा बैंक्स को तो ये बोल रहा है मैं मनी तो आपको दूंगा ही दूंगा, साथ में आपको एक इंटरेस्ट पे करूंगा मैं इस पे, रिवर्स रेपो। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर? यहाँ पर RBI कोई ट्रांजैक्शन में यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि वो भाई बाप है, उससे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं ले रहा गिरवी रखने के लिए। पर जब वो वापस करेगा तो रिवर्स रेपो देगा। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? एक तो देखो, मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ गई है, मार्केट में बहुत पैसा बढ़ चुका है, तभी तो बैंक के पास पैसा आ रहा है, मार्केट बढ़ चुका। अगर RBI बोल दे रिवर्स रेपो अच्छा खासा अमाउंट, मैं आपको ना 10% रुपये दूंगा, आप मुझे अपना एक्स्ट्रा पैसा ला करके दे दो, तो डेफिनेट सी बात है बैंक जाकर वहाँ पैसा डाल देंगे, मार्केट में से मनी कम हो जाएगा। सिंपल, तो बैंक ने जाकर के RBI के पास अपना पैसा पार्क कर दिया, उसे एक अच्छा खासा अमाउंट मिल गया, रात रात पैसा रखवा देते हैं, अच्छा खासा अमाउंट उठा लेते हैं, मार्केट में से क्या होगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये रिवाइज करने के लिए ईजी टर्म्स हैं। जब हम बात करेंगे रेपो की तो आएगी आपके दिमाग में रेपो, बैंक लोन फ्रॉम RBI, ठीक है। अगर हम बात करेंगे रिवर्स रेपो की, मनी बोरोड
किसने बोरो किया है? आरबीआई, मनी बोरोड बाय आरबीआई। यहाँ पे बैंक लोन फ्रॉम आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे, विदाउट एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बस यही डिफरेंस है। समझ आया? आई होप आई एम डूइंग जस्टिस टू द टॉपिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें समझ आई कि कैसे ये क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं, रिवर्स रेपो क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये इस तरीके से करके। अब ये एक छोटी सी चीज़ और समझाती हूँ। जैसे ही सरकार को लगता है, आरबीआई को रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा जा चुका है, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुआ, आरबीआई को लगा इसी तरीके से अगर चीज़ें चलती रहीं तो क्या आ गया है मार्केट के अंदर? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आ गया है। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई का सबसे पहला स्टेप होगा, ये बोलेगा रिवर्स रेपो के थ्रू मेरे पास पैसा पार्क करो। रिवर्स रेपो लगाएंगे ये, ठीक है, रिवर्स रेपो यूज़ करेंगे। रिवर्स रेपो लगाने से क्या होगा? एक्स्ट्रा मनी अपने आप आएगा, एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास चला गया, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी सीधा आरबीआई के पास पहुंच गया। दूसरी चीज़ ये क्या करेंगे? लोन पे इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बहुत ही कम लोग आएंगे लोन लेने के लिए, इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? मनी मार्केट में अब क्या होगा? इनके फॉलोइंग प्रोसेस से मार्केट में मनी की जो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अरे यार, ये नीचे वाली लाइन लिखने में ना ब्रेक डाउन हो जाता है। मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी आएगी, वाइस वर्सा हो जाएगा रिसेशन के केस में। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब बस एक चीज़ और समझ लो इससे रिलेटेड, फिर हम बस ओएमओ पे आ जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक्स हैं। अब आती है बात, आपने कभी सुना होगा कि एमएसएफ ले लिया है बैंक ने, उसको हेल्प चाहिए थी। इसका क्या मतलब है? एमएसएफ, एमएसएफ मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है? अब ये है बैंक को ही लोन चाहिए, बैंक ही पैसे की नीड में है, बैंक को लोन चाहिए, लेकिन अब क्या दिक्कत आ गई है? नॉर्मल जितना वो लोन ले सकता था, जितनी उसकी एक लिमिट थी, लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ की, लिमिट लोन जितनी भी थी वो ख़त्म हो चुकी। अब उसके पास पैसा नहीं बचा लोन लेने का, अब यूज़ कर सकता है वो एमएसएफ। इसके थ्रू क्या होता है? आरबीआई से बैंक, आरबीआई से ये लोन ले सकता है, आरबीआई लोन दे देगा, लेकिन किस चीज़ में? ओवरनाइट, मतलब सिर्फ ये एक दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है रेपो रेट, रेपो रेट पे देता है आरबीआई लोन, रेपो रेट से +0.25% हमेशा ज़्यादा मिलेगा। सिंपल, ताकि ऐसा ना हो कि इन्हें आदत पड़ जाए, इसने अपनी लोन थी पूरी लिमिट ख़त्म कर चुके थे। जैसे सपोज करो इस बैंक के पास अलाउड था 1 करोड़ का लोन लेना इसने ऑलरेडी ये लोन ले चुका है, अब इसको फिर भी लिक्विडिटी का इशू आ रहा है, तो ये जाएगा अब आरबीआई के पास कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए नोट चाहिएगा लोन, प्लीज़ एक दिन के लिए और दे दो। तो ये बोलेगा एक दिन मतलब ओवरनाइट लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको रेपो पे जितना मिल सकता था मिल गया। अब रेपो में +2.5% +0.25% और ऐड होकर मिलेगा। इसे कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं आया, कोई इशू तो नहीं आ रहा है ना? यही होता है एमएसएफ, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें आ गई हैं समझ। कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वी विल डिस्कस इट अगेन, क्योंकि आई नो ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, पर हम इसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल। अब आती है बात, एक हुआ करता था लॉन्ग टर्म, वो हट चुका है अब। लॉन्ग टर्म, ये याद ही नहीं करना है अब हमें, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये लॉन्ग टर्म के लिए मिलता था, अब ये यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है। और अब एक और चीज़ समझा देती हूँ मैं आपको। जब हम बात करते हैं ना ये सारी चीज़ों को, यहाँ पर एमएसएफ है, एक विंडो का नाम याद रखना है आपको, ये विंडो होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसके अंदर ही होता है कि जैसे ये है, ये हमारा आरबीआई है, आरबीआई जब बैंक को इधर बैंक्स को लोन दे रहा है तो ये रेपो पे देता है,
बैंक से लोन ले रहा है, ये गलत हो गया, एरो गलत लग गई, बैंक से लोन ले रहा है तो ये किस पे देता है, रिवर्स रेपो पे। सिंपल। और अगर वो इस इंसान ने, ये वाले बैंक्स ने इसको भी एक्सीड कर दिया है, तब ये दोबारा लोन लेने आया तो ये किस पे लेगा अब, एमएसएफ पर। कितनी प्यारी सी रेड विंडो है ना, लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ऐसा बनाया हुआ है हवा टाइप, हमने हवा नहीं बनाया। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ कर दी हो। तो जल्दी से एक बार ही समझते हैं, रिवीजन करते हैं हम अब सारे क्वांटिटेटिव टूल्स की। सबसे पहले हमने देखा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, या आरबीआई के पास अपना कैश रखवाना होता है 4%। एसएलआर आया यहाँ पर लिक्विडिटी रखने के लिए, ताकि कल को अगर लोग आकर पैसा मांगने लगे तो उसका सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए और बैंक ऐसा ना हो भगौड़ा घोषित हो जाए, तो ये अपने पास रखने होते हैं 18% कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। फिर आती है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है रेट का कॉन्सेप्ट, कितने परसेंट पे लोन दिया जाएगा, कितने परसेंट पे लोन वो खुद लेते हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से शुरू हो रही हैं। फिर आता है मेन रेपो रेट, जिसपे आरबीआई से, अगर हाँ मैं आरबीआई छोड़ो, अगर मैं जाऊंगी बैंक के पास लेने के लिए तो उसे कहा जाएगा परसेंट कितना इंटरेस्ट का चार्ज लग रहा है। अगर वही मेरा बैंक है, बैंक को लेना है लोन आरबीआई से, जिस परसेंट पे ये लोन लेता है इसे कहते हैं हम रेपो रेट। सिंपल। दूसरी फिर हमने आगे चीज़ देखी रिवर्स रेपो। अब हमने देखा, आरबीआई ने जाके देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा घूम रहा है, इसे चाहिए हमें, तो ये बैंक को बोलते हैं सुनो, मैं वैसे तो 5% पे तुमको इंटरेस्ट पे करता हूँ, आज मैं 6% कर दूंगा, जल्दी से सारा पैसा मेरे पास ले आ। तो कहते हैं अरे हमारे रखे रखाए पैसे 100 रुपये अगर मैं मार्केट में दूंगा, इससे मुश्किल से मेरा 2-3% का प्रॉफिट आएगा। तो ये बोलते हैं मैं आरबीआई के पास रखवा देता हूँ, मेरे को यहाँ पे 6% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये आरबीआई के पास पैसा रखवा देते हैं, इसे कहा जाता है रिवर्स रेपो। फिर हमने देखा एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक ओवरनाइट वाली सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई थी, अपना जितना भी लोन था वो ऑलरेडी ले चुका है, आरबीआई से बोलता है प्लीज़ भाई रात रात के लिए हेल्प कर दे, एक्स्ट्रा पैसे ले ले, 2-4 एक्स्ट्रा करा दे पर कर दे, तो इसे कहते हैं एमएसएफ। फिर हमने देखा लॉन्ग टर्म रेपो, ये ऑपरेशन सब वर्किंग नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देते थे। और फिर आती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यहाँ पर हमने देखा कि आरबीआई से अगर लोन लेना होगा बैंक्स को तो वो रेपो रेट पे लेते हैं, अगर ये सारी फैसिलिटी को ओवर यूज़ कर लेते हैं तो ये एमएसएफ पे लेते हैं, अगर आरबीआई पैसा लेता है तो रिवर्स रेपो पे लेता है। सिंपल। अब आती है बात ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब सिंपल सी सिचुएशन समझो, मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं लिख के कराऊंगी। मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, समझ गए जी, इन्फ्लेशन हो रखी है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है। अब इन्फ्लेशन होगा तो लिक्विडिटी, डेफिनेट सी बात है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लिक्विडिटी भी बढ़ चुकी है अब। सिंपल। अब आरबीआई के पास गई बात कि लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, फिर डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ये तो साइकिल है। अब आरबीआई क्या करेगा, अब आरबीआई जाएगा, आरबीआई बोलेगा ऐसा करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर आते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसी कोई सिक्योरिटी जिसके ऊपर ऐसा पेज बना होगा, इस पेज के ऊपर लिखा होगा कि मैं धारक को 8 साल बाद या 5 साल बाद इतने रुपए पे करूँगा, ठीक है, या इसके ऊपर लिखा होगा, कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं, ये इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपने अपने हिसाब की बनती हैं। अब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बनने से, अब खुद सोचो, अपने दिमाग में दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आपके पास यहाँ पर बहुत सारा ये पैसा है, ये इतना सारा पैसा है, ठीक है, इसके बदले में आपको एक सिक्योरिटी मिल रही है, एक पेपर का पन्ना मिल रहा है। जब आप मार्केट में जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे ये खरीदना है, आपने इतना सारा पैसा देकर एक पेपर बदले में ले लिया, ले लिया ना, इससे क्या हुआ, मनी सक आउट हो गया, इकोनॉमी से सक आउट कर लिया सारा एक्स्ट्रा मनी। इसी तरीके से ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बनाएगा, ये जाकर बोलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक्स को या पब्लिक को, बोला जाएगा बैंक को, पब्लिक को, कि आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो। तो उनके पास जो पैसा होगा वो पैसा लेकर जाएंगे, मनी देंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे, राइट। ये आरबीआई की तरफ से होता है। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है मार्केट में, बहुत ज़्यादा जो पैसा फैल गया था वो कम होगी फॉर श्योर, मनी सप्लाई कम होगा क्योंकि आरबीआई इस पैसे को ले जाकर अपने पास रख लेगा, बैंक से भी पैसे लेंगे। बैंक्स क्यों खरीदेंगे इनको, खुद बताओ, अभी डिस्कस किया था ना, बैंक्स इन्हें खरीदते हैं अपने एसएलआर की ड्यूटी पूरी करने के लिए, उन्हें वो परसेंट पूरा करके रखना होता है, और कभी आगे चल के इन्हें लोन लेना पड़ रहा है अगर बाई चांस एमएसएफ के अंडर, तो भी तो इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चाहिए होती हैं, तो इसलिए मनी सप्लाई कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम होगा।
यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना, यहीं से तो ये वाली प्रॉब्लम शुरू हुई थी और इन्हीं पे टारगेट कर दिया हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू। इसे ही कहा जाता है OMO, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सिंपल। अब खुद सोच के देखो, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड वन मोर पेज। अब देखो दूसरी सिचुएशन देखो, इसका उल्टा भी हो सकता है। मार्केट में देखा पैसा ख़त्म हो गया, पैसा कम हो गया। मनी सप्लाई लिख देती हूँ यार, बिल्कुल ही देसी हो जाते हैं ना हम पढ़ते पढ़ते। मनी सप्लाई मार्केट में से बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्यों पता नहीं, हो सकता है लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, लोग अपने घरों में पैसा रख रहे हैं, लोग कुछ चीज़ खरीद ही नहीं रहे, उन्हें बस सेविंग की लग गई है, वो भी बिना बैंक जाए घर में रखे हुए, जिससे पैसे की वैल्यू ख़त्म हो रही है पर फिर भी घर में रख रहे हैं। अब मनी सप्लाई बिल्कुल कम हो गया है। RBI चाहता है लोग पैसा अपना मार्केट में डालें। अब वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बनाएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो थी ये जा कर के बोलेंगे, पहले अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमने 100 रुपये की बेची थी, क्या हो गया, मैंने बोला अगर हमने पहले वो 100 रुपये की सिक्योरिटी थी, आज हम इसे वापस खरीदने आए हैं 120 रुपये में। लोग बोलेंगे यार 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्यों नहीं करना है। अब सोचो एक पेपर है मेरे पास में, इसको मैं बेचने जाऊंगी, पहले मैंने खरीदा 100 में था, अब मुझे उसके 120 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं तुरंत जाके इसको बेच दूंगी और 120 रुपये लेके आ जाऊंगी, राइट। ये इससे क्या होगा, अब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का इशू आ रहा था, लिक्विडिटी कम हो गई थी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लोगों के पास में पैसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं लग रहा था, अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखने को मिलेगा कि हाँ भाई इनके पास पैसा है, ये दबा के बैठे हुए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ते ही सारी जो मनी की उथल पुथल हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो अब इसको समराइज़ करने के लिए समझो, जब RBI सेल करेगा मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, सेल करने गया, बेचने गया, खुद सोचो जब वो बेचने जाएगा, एक पेपर बेचने जा रहा है, बदले में 1000 रुपये लेके आ रहा है नोट अलग अलग, तो क्या होगा इससे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ठीक है। जब RBI मार्केट में गया और वहाँ से कह रहा है कि मैं आपके पास से सिक्योरिटीज़ खरीदने आ रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने आ रहा हूँ, अब तुम सोचो वो एक पेपर लेकर आएगा, एक पेपर 100 रुपये देकर आएगा और एक पेपर वहाँ से ले आएगा, तो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। आया बात समझ, नहीं आई तो बता दो कहाँ पे क्या हो रहा है, समझ आ रहा है ना अच्छी तरीके से। ये होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स, जिनकी वजह से हमारे मार्केट की जो ऑपरेशंस हैं उन्हें कंडक्ट कराया जाता है। अब है, पहले हमें देखना था कि पैसा मार्केट में कम ज़्यादा हो रहा था, हमें उसके लिए कुछ ऐसे रूल्स लाने पड़ रहे थे। अब आती है बात क्वालिटेटिव टूल्स की। इसका मतलब है वो देख रहे हैं कि क्रेडिट की कोई दिक्कत नहीं है, RBI को लग रहा है क्रेडिट बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में मनी सप्लाई है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इन्हें चेक करना है कि क्रेडिट मतलब कि सारा जो पैसा है, लोन जो सरकार लोग उठा रहे हैं बैंकों से जा करके, वो कहाँ जा रहा है, वो किस डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रहा है, इसे कहा जाता है क्वालिटेटिव टूल्स। सबसे पहले तो ये इस चीज़ में देखते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, खुद सोचो, अभी मैं बताती हूँ, खुद सोचो मत, इतना मेरा कहने का मतलब था। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है, सबसे पहले ये चीज़ चेक करते हैं। अब सोचो आपने आपके दोस्त से 100 रुपये उधार लिया है, ठीक है, क्या आप 100 रुपये के बदले में अपना घर रख दोगे उसके पास में कि ले चाबी घर की, या गाड़ी की चाबी रख दोगे कि ले भाई चाबी रख ले और ऐसा कर मुझे 100 रुपये दे दे, नहीं, आप ये सब नहीं करोगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में RBI ये बोलता है इनको, बैंक्स को, कि आपको ये चेक करना है कि आप जो सिक्योरिटी ले रहे हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है बैंक लोन लेने के टाइम पे, वो और लोन का अमाउंट वो कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी की अमाउंट कम हो या लोन का अमाउंट कम हो, इस तरीके से इसे बैलेंस करके रखना पड़ता है। ये किस क्वालिटी चेक करता है, इस तरीके से क्वालिटी पे ध्यान रखा जा सकता है कि आगे चल के लोग पैसा वापस करेंगे, ऐसा तो नहीं है भाग जाएंगे, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में रखनी होती हैं। ठीक है। फिर आती है क्रेडिट। हमने कल एक चीज़ डिस्कस करी थी ना, आज मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, हमने कल एक चीज़ डिस्कस करी थी कि कई बैंक्स हैं जो लोन देते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, कई बैंक्स को लोन मिलता है इस तरीके से कि वो MSME है, मतलब स्मॉल सेक्टर वाले एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। उसी तरीके से ये इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जा रहा है, कौन सा सेक्टर जा रहा है यूटिलाइज कर रहा है, किस कैटेगरी को ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, कहाँ पे कितना लोन देना है कितना नहीं देना है, उस चीज़ को भी क्वालिटेटिव टूल्स में हम देखते हैं। सिंपल, ये समझ आ रहा है। फिर ये देखते हैं, अभी ना रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, उसमें आपने कभी पढ़ा हो, वहाँ पर लिखा हुआ था
कि इंडिया के अंदर जितना भी लोन लिया जा रहा है ना उसका 49 या 54%, आई डोंट रिमेंबर दी एग्जैक्ट डाटा, पर वो लोन घर के खर्च के लिए लिया जा रहा है। अब तुम सोच करके देखो, घर खर्च करने के लिए लोग अपनी लाइफ को लेविश दिखाने के चक्कर में लोन उठा रहे हैं, और उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है? क्या उससे इकोनॉमी में बहुत बूस्ट आ रही है? क्या एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है? नहीं। इसलिए कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये देखना कि वो किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है पैसा, क्या वो यूटिलाइज हो रहा है, क्या वो इसको पे करने वाले हैं या नहीं, रीपेमेंट सिचुएशन कैसी है। क्योंकि अगर कोई इंसान बिजनेस बढ़ाने के लिए ले रहा है तो हो सकता है कि वो बिजनेस के पर्पज से ले रहा है, 99% चांसेस होते हैं कि वो बूम कर जाए, उसका इनकम हो जाए, वो हमें पे कर पाए, राइट। अगर वो घर खर्च के लिए ले रहा है तो इसका मतलब उसके पास सैलरी नहीं आ रही है, उसके पास सैलरी कम पड़ रही है। जब पहले ही सैलरी कम पड़ रही है तो वो रीपेमेंट कैसे कर पाएगा? तो इस रेगुलेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। सिंपल क्वांटिटेटिव में हमने देखा था कि किस तरीके से मार्केट में पैसा कम ज़्यादा करना था। हमने यहाँ देखा कि अगर वो पैसा है ऑलरेडी तो सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रहा है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब आती है बात, ये एक्स्ट्रा शीट्स लगाई हुई थी मैंने क्योंकि इन केस मैं आपको कहानियाँ ही सुनाने लग जाऊँ। चलो, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। किस चीज़ की डिसीजन ले रही है भाई? ये बताती हूँ अभी। डिसीजन मेकिंग बॉडी, मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेपो रेट है वो मेन रेट है, मान रहे हो इस चीज़ को? रेपो रेट जो है वो मेन रेट होता है, इसी के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। क्या क्या डिसाइड हो रहा है? इसके बेसिस पे रिवर्स रेपो डिसाइड हो रहा है, इसी के बेसिस पे हमारा जो है एमएसएफ डिसाइड होता है, इसी के बेसिस पे सारी चीज़ें घूम रही हैं। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं लोन के वो भी बढ़ जाएंगे, अगर ये कम होगा तो वो भी कम हो जाएंगे। तो मेन क्या है? रेपो रेट। तो एमपीसी का काम होता है रेपो रेट बना करके देना, सिर्फ ये रेपो रेट डिसाइड करते हैं। अब यहाँ ये हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। रिसेंटली अभी एक रेलवे का एग्जाम हुआ था, वहाँ पूछा हुआ था 12 मेंबर या 14 लिखा हुआ था, 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई के मेंबर होंगे, ठीक है, 3 होंगे गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, बाहर की जो कमेटीज होती हैं कहीं के मेंबर वहाँ से आते हैं। इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? इसके चेयरपर्सन हैं, मैंने लिख दिया मैंने, चेयरमैन होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं हमारे। सिंपल। जब ये कोई भी डिसीजन लेते हैं, इनका मेन, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेन फंक्शन है इनका रेपो रेट डिसाइड करना, ठीक है। अगर रेपो रेट डिसाइड कर रहे हैं तो अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए जो रेपो रेट डिसाइड कर रहे हैं वही सारी चीज़ें उनके हाथ में है। प्राइस स्टेबिलिटी भी इसी रेट के अराउंड घूमती है ना। इन्हीं के अराउंड पे देखा जाता है कि ग्रोथ कितनी होगी, यही तो सारी चीज़ें बताता है। तो इनका मेन काम है ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। हर मेंबर के पास वोटिंग पावर होती है, एवरी मेंबर हैज़ वोटिंग पावर। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि ये क्या ही चल रहा है। एवरी मेंबर हैज़ वोटिंग पावर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्लैश हो जाता है तो आरबीआई के गवर्नर को मिलती है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब होता है इनकी वोट ली जाएगी कि अगर जो इनका डिसीजन होगा वो ही फाइनल निर्णय होगा अगर क्लैश हो जाता है। तो इसका मतलब जनरली इनके पास 2 वोट नहीं होते, लेकिन अगर टाई होगा तो इनके पास वो 2 मिल जाएंगे। सिंपल है, समझ आ गया। ख़त्म पूरा चैप्टर, यहीं पे हो गया। हमारी सारी चीज़ें रिवाइज होगा करते हैं अब अच्छे तरीके से। लेकिन आई रियली विश कि हमने अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर किया हो और हमने ज़्यादा भगदड़ ना मचाई हो। आई रियली वॉन्ट कि आप इन चीज़ों को जब पढ़ रहे हो ना तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करा रही हूँ, मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ इन चीज़ों में, ठीक है। चलो रिवाइज करते हैं अब। आरबीआई सबसे पहले हमने देखा, आरबीआई बना कब? 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, राइट। आरबीआई एक्ट आया 1 अप्रैल को, ये बन के तैयार हो गया, एस्टेब्लिश हो गया 1935 के अंदर। पहले ये प्राइवेट था लेकिन ये नेशनलाइज हो गया कब? 1949 में जाकर ये हमें नेशनलाइज होकर मिल गया, ठीक है। फिर क्या बन गया ये हमारा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो मेरी सेंट्रल बैंक की स्पेलिंग उड़ रही है। सेंट्रल बैंक बन गया ये इंडिया के लिए। अभी क्या क्या इशू करते हैं? ये करेंसी छापते हैं, राइट। ये बैंकर्स के भी बैंक हैं, यहाँ पे भी लिख सकते थे हम, यहाँ पर कोई नहीं। ये बैंकर के भी बैंक हैं, ये गवर्नमेंट के भी बैंक हैं, ये प्राइस स्टेबिलिटी भी रखते हैं, ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी हैं। कैसे? अगर कोई इशू आ जाता है तो सब इनके पास भागते हैं।
इनका काम आता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। मॉनेटरी पॉलिसी में ये रखते हैं कि प्राइस अगर इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें उसे कम कैसे करना है, अगर रिसेशन आ गया है तो हम उसे बढ़ाना कैसे है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन गलत लिख दिया मैंने। इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है तो इसे डाउन कैसे लाना है, अगर रिसेशन आ गया है मतलब कि प्राइस चले गए हैं तो हमें उसे ऊपर कैसे लाना है। फिर हमने पढ़े थे ये सारे रूल, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो जो बैंक्स को RBI के पास रखवाना होता है, SLR वो वाला अमाउंट जो कि बैंक्स को अपने पास रखना होता है, ये सिर्फ कैश हो सकता है और ये कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड गोल्ड तीनों हो सकता है। फिर हमने बैंक रेट देखा कि किस तरीके से बैंक रेट के अराउंड ही सारी चीज़ें घूमते हैं। बैंक रेट कम हो जाता है तो लोगों को लोन इजीली मिलने लगते हैं, लोगों पैसे ज़्यादा उठा लेते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। अगर वही बैंक रेट ज़्यादा हो जाएगा तो लोग पैसे नहीं उठाएंगे। फिर हमने देखा जब बैंक्स को RBI से लोन लेना होता है तो रेपो पे लेते हैं। अगर बैंक्स को RBI के पास पैसा रखवाना है तो RBI कहता है कि ले रखवा दे अपना पैसा, मैं इंटरेस्ट भी दे दूंगा। फिर हमने देखा ओवरनाइट पैसा चाहिए तो MSF होता है। LF हमने देखा कि किस तरीके से एक विंडो बनी हुई है रेपो की, फिर रिवर्स रेपो की, इधर से MSF की। ठीक है, फिर आया LTRO जो कि अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, अब ज़्यादा वो यूज़ में नहीं है, ज़्यादा मतलब ये यूज़ में है ही नहीं। फिर हम देखा ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बनाई जाती हैं। अगर एक पेपर देकर बाहर सेल करने गए हैं, RBI ने सेल करने गया है तो पैसा लेकर आएगा, अगर ये बाय करने गए हैं तो ये पैसा बांट के आएंगे। सिंपल। हमने देखा क्वालिटेटिव टूल्स, अगर हमने ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वो पैसा यूज़ हो रहा है, क्रेडिट तो है लेकिन क्या ये लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो यूज़ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वो घर में अपने लिए आईफोन खरीदने के लिए आए जिसका वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर वो आईफोन खरीद रहे हैं सपोज करो वीडियो बनाने के लिए एंड दे आर अर्निंग अमाउंट फ्रॉम इट, तो ठीक है वो इकोनॉमी में बहुत काउंट करेगा। लेकिन अगर वो वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ अपने घर में काम करने के लिए उन्हें आईफोन ले लिया, सैलरी से नहीं ले पा रहे थे, लोन उठा लिया, अब लोन देने में भी दिक्कत आएगी, राइट। तो इस तरीके से देखना पड़ता है कि क्रेडिट रेगुलेशन सही तरीके से चल रहा है या नहीं। फिर हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये रेपो रेट डिसाइड करती है। इनका मेन काम होता है कि ग्रोथ भी होता रहे देश का, साथ ही साथ प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे। सिंपल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड ट्रैप्स मैंने आपको समझा दिए कि RBI की डेट्स याद रखनी है, सारी जो टर्म्स मैंने बताई हैं इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। आई होप आई हैव डन द जस्टिस विद दिस टॉपिक एंड विद योर टाइम एज वेल। आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगता है हमारी, इसलिए हमने इसको कवर किया है इतने डीप तरीके से। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहो, तभी ये जा करके आपके दिमाग में रिटेन करेंगी। और अगर कोई भी डाउट है आप में से टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, डिस्कशन का ग्रुप बना हुआ है। अदरवाइज आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, हम ट्राई करेंगे कनेक्ट करने का। कोई भी डाउट है, कोई गलती चीज़ बोल दी हो वो भी पॉइंट आउट कर देना। वी आर ओपन फॉर ऑनेस्ट फीडबैक्स। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।